हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, कोयटा धमाके से गूंज उठा। सूबाई असेंबली के बाहर खुदकुश हमला, कांस्टेबलरी के ट्रक को निशाना बनाया गया। 5 एहलकारों समेत 7 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो गए। हमले में 15 से 20 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। बलोचिस्तान असेंबली टूटने का डर या सियासी साख की फिक्र। बलोचिस्तान के सियासी भोंचाल का ड्रॉप सीन। सनाउल्लाह ज़हरी ने वज़ारत आला को खैरबाद कह दिया। कहते हैं कि इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, वो नहीं चाहते कि उनकी वजह से सूबे में खराबी पैदा हो। कौन बनेगा नया वज़ीर आला बलूचिस्तान? फैसला जल्द होने का इम्कान। सरफराज बुगटी, चंगेज मरी, साले भोतानी और तारिक मगसी मजबूत उम्मीदवार। नून लीग कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए पहले ऑपोजिशन को चांस देने को तैयार। नवाज शरीफ और वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मुलाकात में फैसला हो गया। नाकामी की सूरत में हुकूमत अपना उम्मीदवार लाएगी, किसी लीगी रुकन को वजीर आला बनाएगी। नून लीग के मुनहरिफ अराकीन तहरीक अदम एतमाद कामयाब बना सकते हैं, लेकिन नया वजीर आला नहीं ला सकते। नेशनल पार्टी के रहनुमा हासिल बजिंजो की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में पेश गोई। साबिक वजीर दाखिला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने सनाउल्लाह ज़हरी के इस्तीफे को जमहूरियत की फतह करार दे दिया। जमहूरियत आज जीती है, अकाउंटेबिलिटी हॉल के अंदर से हुई है। जब हॉल के अंदर से अकाउंटेबिलिटी होगी, जब हम किसी शख्स को हॉल के अंदर ही अकाउंटेबल ठहराएंगे तो इससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, मुझे पूछे कोई, मैं अब क्या बताऊं आपके सामने। मैं भी देख रहा हूं कि यार इतना महंगा इंसाफ, ये मुझे काश के उस वक्त पता होता जब मैं वज़ीर आज़म था, मैं इसको ठीक करता। नहीं मालूम था इंसाफ इतना महंगा है। काश उस वक्त पता होता जब वजीर आजम था, इस निजाम को ठीक करता। मियां साहब पेशियों से तंग आ गए। अदालती निजाम पर बराह रास्त तनकीद। अदलिया से हर बार मार्शल लॉ के लिए आमिरों को कानूनी जवाज देने का शिकवा। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा रोकने से मुतालिक जजेस के रिमार्क्स को भी तनकीद का निशाना बनाया। और अब यहाँ पे कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। अगर किसी वज़ीर आज़म को किसी अदालत में भुगतना पड़ता है, एक आमिर और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को भी उसी अदालत के अंदर जाके केस भुगतना चाहिए। एक खानदान जो है उसकी इज्जत व नामूस, उसकी हुर्मत को दाव पर लगाकर खुद छुप कर पर्दे के पीछे बैठ गया है, और वो खानदान और उसके बच्चे जो हैं वो वजाहतें पेश कर रहे हैं। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मियां साहब का खान साहब की तीसरी शादी की खबरों पर तबसरा। कहते हैं कि इमरान खान ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। लीगी रहनुमाओं ने भी इमरान खान पर जमकर तनकीद की। एक वो चेयरमैन है जिसको शादी का शौक है, एक उसमें है जिसने निकाह पढ़ाना होता है, 2-4 उसमें गवाह हैं, और 2-4 वो लोग हैं जिन्होंने बाद में झूठे बयान देने होते हैं कि शादी हुई है या नहीं। क्या शादी करना जुर्म है? खान साहब का सब्र जवाब दे गया। नून लीग की तनकीद मुस्तरद। कहते हैं घटिया मीडिया मुहिम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुफ्ती अब्दुल कवी ने इमरान खान की शादी की तस्दीक कर दी। कहते हैं उनके मिजाज में तब्दीली शादी का सबूत है। जिस दिन खान साहब अपनी जबान से तस्दीक करेंगे, उसके 3 दिन के बाद मेरी मरकज में उनके लिए वलीमा होगा। पंजाब असेंबली की नशस्त PP20 के ज़िमनी इंतखाब।
वोटों की गिनती जारी। नून लीग के चौधरी हैदर सुल्तान को तहरीक इंसाफ के राजा तारिक अफजल पर बरतरी हासिल। 16-year debacle is being put on Pakistan's shoulders. It's a scapegoating of Pakistan. I think this lashing out at Pakistan is perhaps instinctive and impulsive way of trying to show something. अमरीकी सदर के ट्वीट बहरान से गुजर रहे हैं। पिछले 16 साल का बोझ पाकिस्तानी कंधों पर डाला जा रहा है। वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर का अमरीकी बयानात पर रद्द अमल। अफगान जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का झुकने से इनकार, अमेरिका की डूमोर की रट बरकरार। पेंटागन ने अफगानिस्तान में नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। इमदाद बहाली के लिए पाकिस्तानी तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की शर्त रख दी। तर्जुमान कर्नल कोलोनल रॉबर्ट कहते हैं पाकिस्तान के रास्ते सप्लाई लाइन बंद होने के बाद की सूरत हाल पर गौर कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को काबिले सताइश करार दे दिया। मानसारा के हल्का N21 में तरक्याती कामों पर कितने पैसे लगाए और कितने खुद खाए, कैप्टन सफदर के खिलाफ नैब तहकीकात का आगाज हो गया। नवाज शरीफ के दामाद पर फंड्स की खुर्दबुर्द और 2 अरब रुपए करप्शन का इल्जाम है। मेडिकल कॉलेज में 87% जब लड़कियां हो गई हैं तो उसमें से 80% नौकरी पे नहीं आती, तो शॉर्टेज तो होगी। हमने तो कोशिश की है कि लड़के और लड़कियों का 50-50% होना चाहिए, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। लड़कियां डॉक्टर्स का टैग लगाती हैं और फिर पिया घर चली जाती हैं। पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आसिम ने खवातीन को डॉक्टर्स की किल्लत का जिम्मेदार ठहरा दिया। मनशियात फरोशी के मुकदमे में उठाया, मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया और जान ले ली। गुजरावाला पुलिस की हिरासत में 45 साल शख्स की हलाकत। अहल खाना ने मुतल्लिका अहलकारों पर 50,000 रुपए रिश्वत मांगने का इल्जाम लगा दिया। कराची में ताला तोड़ ग्रुप की एक और वारदात। इस्लामी किताबों के मरकज को भी नहीं बख्शा। पुरानी सब्जी मंडी में मकतबा गौसिया में 70,000 रुपए की चोरी। लुटेरे सब कुछ ले गए, सिर्फ 100 रुपए का नोट छोड़ गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे कोयटा की अफसोसनाक खबर से, जहां दहशतगर्दों ने फिर खून बहा दिया। कोयटा के जरगून रोड पर खुदकुश हमला हुआ, जिसमें 7 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हैं। जख्मियों को अस्पताल तो मुंतकिल कर दिया गया है, मगर कई जख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। खुदकुश हमला आवर ने बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक को निशाना बनाया। रेड जोन में होने वाली इस दहशतगर्दी के बाद फोर्सेज ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है, जबकि मजीद तहकीकात जारी है। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास खत्म होने के चंद लम्हों बाद कोयटा के जरगून रोड पर जोरदार धमाका हुआ। खुदकुश हमलावर ने बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक को निशाना बनाया। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए और अतराफ में खड़ी गाड़ियां तबाह हो गईं। इस ट्रक को जिसको निशाना बनाया गया, इसने जो सुसाइड बॉम्बर था पीछे से आया है, आके उसने हिट किया है और स्पेसिफिकली टारगेट जो थी पुलिस ही थी। रेड जोन में होने वाली इस दहशतगर्दी के बाद फोर्सेस की भारी नफरी पहुंच गई। जख्मियों और जाँ बहक अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड समेत दीगर तहकीकाती टीमों ने वाक़े से मुतालिक शवाहिद जमा किए। कोयटा में होने वाले इस खुदकुश हमले की तहकीकात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है,
हम जानेंगे, क्वेटा ही से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुहेल अहमद मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा अभी तक जो तहकीकात हुई हैं उसमें क्या पेशरफ सामने आई है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम जो है वो कुआं पर खड़े हैं। इस इलाके को DIG फयाज सुंबल चौक कहते हैं, जहाँ पर ये खुदकश हमला हुआ और इसमें कीमती जानें ज़ाय हुई। इस वक्त यहाँ पर FC और पुलिस के आला हुकाम और बम डिस्पोजल स्क्वाड के माहिरीन मौजूद है और मौके से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और तमाम लाशों को और ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि यहाँ पर जो आला हुकाम है वो ये मौजूद है और यहाँ मौके से शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पे हमें ये पुलिस की जानिब से बताया गया कि ये एक खुदकश हमला था और इसमें खुदकश हमले में पुलिस के ट्रक को निशाना बनाया गया था, बलूचिस्तान कांस्टेबली के ट्रक को निशाना बनाया गया था, जिसमें एलिट फोर्स के एहलकार सवार थे। सख्त सिक्योरिटी की वजह से ये खुदकश हमलावर असेंबली की जानिब न जा सका और उसने अपने आप को यहाँ उड़ा दिया। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, असेंबली का जो इलाका है तकरीबन चंद गज के फासले पर है और दूसरी जानिब जो है IG और गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस है, जबकि करीबी एक स्कूल भी वाक़ है। ताम रश की वजह से ये खुदकश हमलावर ने अपने आप को यहाँ पर उड़ा दिया और सिक्योरिटी सख्त होने की वजह से ये असेंबली की तरफ ना जा सका। इस वक्त मौके से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इब्तदाई तौर पर ये मालूम हुआ है कि ये खुदकश हमले में तकरीबन 15 से 20 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया और खुदकश हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार था और उसने बलूचिस्तान का। सुहेल अहमद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपसे इस बारे में मजीद भी जानते रहेंगे। क्वेटा में होने वाले इस धमाके पर आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान में आए सियासी भोंचाल का ड्रॉप सीन हो गया है, क्योंकि सनाउल्लाह ज़हरी वज़ारत आला की कुर्सी छोड़ चुके हैं और तहरीक अदम एतमाद अभी आई भी नहीं थी कि नून लीग ने सियासी चाल चल दी। वज़ीर आज़म के मशवरे पर नवाब सनाउल्लाह ज़हरी मुस्ताफ़ी हो गए। गवर्नर ने इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया। सनाउल्लाह ज़हरी कहते हैं, ज़बरदस्ती ओहदे पर मुसल्लत नहीं होना चाहता, इसलिए इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। नहीं चाहता कि सूबे की सियासत खराब हो जाए। अदम एतमाद की तहरीक का डर या नून लीग को सियासी साख की फिक्र। बलूचिस्तान के सियासी भौचाल का ड्रॉप सीन हो गया। सनाउल्लाह ज़हरी ने वज़ारत आला को खैरबाद कह दिया। वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने ही वाली थी। आखिरी वक्त तक लीगियों की मशावरत भी जारी थी। ऐसे में लीगी साख बचाने के लिए वज़ीर आज़म मैदान में आए। अदम एतमाद की तहरीक से बचने के लिए सनाउल्लाह ज़हरी को इस्तीफे का मशवरा दिया। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने इस्तीफा देते हुए लिखा, जबरदस्ती साथियों पर मुसल्लत नहीं होना चाहता, इसलिए आर्टिकल 130 की शिक 8 के तहत इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा, जबरदस्ती इक़्तिदार से चिमटे रहने का शेवा नहीं महसूस हो रहा है। काफी असम्बली अरकान मेरी क़यादत से मुतमईन नहीं। अवाम ने मुनासिब समझा तो खिदमत जारी रखूंगा। नहीं चाहता कि सूबे की सियासत खराब हो। बलूचिस्तान में नवाब सरकार को सख्त बहरान का सामना था। ऐसे में नून लीग की सियासी चाल ने नाराज रहनुमाओं को किसी हद तक मना लिया है। नाराज रहनुमाओं को मनाने के लिए नून लीग की सियासी चाल कामयाब होगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऑपोजिशन ने अपनी अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली है और अब नए कायदे ऐवान की तलाश है। नया वज़ीर आला कौन होगा, इसके लिए मुशावरत जारी है। 4 नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3 का ताल्लुक नून लीग से, जबकि एक आज़ाद रुकने सूबाई असम्बली है। क्या सनाउल्लाह ज़हरी की कुर्बानी नून लीग को फायदा पहुंचाएगी या नहीं, इसका फैसला नए वज़ीर आला के आने के बाद ही होगा। बलूचिस्तान का सियासी तूफान वजीर आला की कुर्सी बहा ले गया। अगला वजीर आला कौन होगा, सियासी रहनुमाओं ने सर जोड़ लिए। सनाउल्लाह ज़हरी के इस्तीफे पर तहरीक अदम एतमाद भी वापस ले ली गई। काबीना भी तहलील हो गई, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। बलूचिस्तान में दोबारा हुकूमत बनाने के लिए नए कायदे ऐवान की तलाश जारी है। अगला वजीर आला कौन होगा, इसके लिए 4 नाम सामने आ गए हैं। नून लीग के सरफराज बुगटी, जहांगीर मरी और साले भोतानी के नामों पर गौर किया जा रहा है, जबकि आज़ाद रुकन असेंबली तारिक मक्सी भी वजीर आला बनने की दौड़ में शामिल हैं। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के इस्तीफे पर बलूचिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन जमातों के अरकान काफ़ी खुश दिखाई देते हैं।
हुकूमती जमात के सरफराज बुगटी कहते हैं कि सनाउल्लाह ज़हरी के इस्तीफे से जमहूरियत मजबूत हुई है, उनसे मोहब्बत का रिश्ता है और हमेशा रहेगा। जबकि अपोजिशन अरकान ने भी इस्तीफे पर खुशी का इजहार किया, साथ ही सनाउल्लाह ज़हरी की तारीफ भी की और कहा कि जमहूरी अमल में सनाउल्लाह ज़हरी ने साथ देकर बड़ेपन का मुजाहरा किया। अगर इस्तीफ़ा नहीं आता और तहरीक अदम एतमाद आ जाती तो नून लीग को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ता। इत्तेहादी दोस्तों को जिन्होंने इस तहरीक में हमारा साथ दिया है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जो आगे सियासी ज़िंदगी है उसके लिए भी उन नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। और ये पॉलिटिक्स है, हमारी कोई ज़ाती अनाद उनके साथ नहीं है, हमारी जो मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता उनके साथ था वो इंशाल्लाह ताला ता क़यामत रहेगा। आइंदा के वज़ीर आला के लिए तमाम जमातों से जिन ने हमारा साथ दिए उन तमाम जमातों के साथ मुशावरत होगी और मुशावरत से हम इंशाल्लाह ताला एक मेंबर को लेकर आएंगे कि उन्होंने जमहूरी अमल को देखा है और उन्होंने जब देख लिया कि दोस्त साथ नहीं है तो मुस्तफ़ी हुए हैं। ये बहुत अच्छी रवायत है। वो गॉड से एक जमहूरियत आज जीती है, अकाउंटेबिलिटी हॉल के अंदर से हुई है। जब हॉल के अंदर से अकाउंटेबिलिटी होगी, जब हम किसी शख्स को हॉल के अंदर ही अकाउंटेबल ठहराएंगे तो इससे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। हिंदुस्तान में 18th अमेंडमेंट के बाद आज जमहूरियत के लिए बहुत ही नेक दिन है। मैं समझता हूँ मुश्किल मरहला ये तो गुजर गया, दूसरा मुश्किल मरहला इंशाल्लाह इसी आसान तरीके से हल हो जाएगा। इस मामले में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने बलूचिस्तान के अवाम पे एहसान कर दिया, सियासी जमातों पे एहसान कर दिया, आइन और जमहूरियत के रास्ता दे दिया और मैं समझता हूँ सबसे बढ़ के अपने इत्तेहादों पे एहसान कर दिया। अगर वोट का नौबत आ जाते थे तो इत्तेहादों में से काफ़ी लोग शायद इस सब में शामिल हो जाते थे। हुकूमत मखलूत थी, अब उस चेहरे के पीछे भी कुछ था ना जिसने उस चेहरे को वज़ीर आला जब घर के उनके अपने लोग उनसे नाराज़ थे। हमारी अपोजिशन की तो बात छोड़ देना, हम ये बैठे हुए हैं, हमारे साथ क्या कुछ हुआ वो हमने क्या कितना बर्दाश्त किया। जब उनके अपने इत्यादी उनकी अपनी पार्टी के लोग जो उनसे नाराज़ थे कोई वजह तो होगी और उसान की वसीतर मफादात को सामने रखते हुए हम ऐसा फैसला करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें ना कोई नाराज़ होगा ना ही कोई हमसे खफा होगा। मुस्लिम लीग नून ने बलूचिस्तान असेंबली में अपोजिशन को कायदे ऐवान मुंतखब करने का मौका देने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद में नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान मुलाकात हुई जिसमें बलूचिस्तान में आइंदा के सियासी लाहे अमल पर मुशावरत की गई और अपोजिशन को कायदे ऐवान मुंतखब करने का मौका देने का फैसला किया गया है। अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आला मुंतखब न करने की सूरत में मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार लाएगी। इस फैसले से मुताल्लिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ महमूद खान अशकज़ई और करीबी रफ़क़ा से मुशावरत भी कर चुके हैं। उधर नेशनल पार्टी के रहनुमा हासिल बजिंजो ने कहा कि नून लीग के मुनहरिफ अरकान तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब बना सकते हैं मगर नया वज़ीर आला लाने की अक्सरियत नहीं रखते। उस्मान काकर ने मजीद कहा कि बलूचिस्तान असम्बली का मामला टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाने का हिस्सा है। इस वक्त जो मुस्लिम लीग है उसके पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तो वोट है मगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के वोट ये चीज आया जेयूआई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी देगी, अख्तर मेंगल दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देगा, बीएनपी अवामी दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देगा या ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक है। दूसरी बात आया जेयूआई अब ये तमाम करने के बाद जाके अपोजिशन में बैठेगी या हुकूमत का हिस्सा बनेगी। सदारती निज़ाम हुकूमत के लिए जो है ये एक इब्तिदा है। अच्छा यस, और टेक्नोक्रेट्स हुकूमत होगी, उससे पहले जो आम इंतखाबात नहीं होंगे, उससे पहले जो है आपको ये लग रहा है कि ये आम इंतखाबात के इल्तवा के लिए पहला कदम है? सेनेट तो छोड़ दें, ये सब कुछ है वो कह रहे। वेलकम बैक। न्यूज़ शो में अब जिक्र करेंगे नून लीग के कायद और साबिक वज़ीर आज़म का जिन्होंने अदलिया को एक बार फिर निशाने पर रख लिया। कहा कि हर दौर में मार्शल लॉ के लिए अब इस कारोबार को बंद करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर वजीर आजम अदालत में केस भुगत सकता है तो आमिर को भी उसी अदालत जाकर केस भुगतना चाहिए। अब कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। उन्होंने तंज किया कि अस्पतालों में जरूर जाएं लेकिन अदालतों में भी देखें क्या हो रहा है। जैसे जैसे मार्शल लॉ लगे हमने मार्शल लॉ को कबूल किया, अदलिया ने लेजिटिमाइज किया, नजरिया ज़रूरत ईजाद किया और कहा कि जनाब बिल्कुल आप ना आते तो पता नहीं ये मुल्क खुदा ना खासा गर्क हो जाता। आपने हार पहनाए उनके गलों में, बड़े प्यार के साथ आपने उनको कहा आइए जनाब
ये है जनाब आइन पाकिस्तान का, ये भी आपकी मलकियत है। जो इसमें आप तरमीम करना चाहें बड़े शौक से कीजिए, हम आपको इख्तियार दे रहे हैं, वो इख्तियार दे रहे हैं जो उन जजों के पास खुद नहीं है। ये क्या खिदमत है इस कौम की आपने की। बंद कर दो अब इस सारे कारोबार को, ख़त्म करो, तौबा करो अल्लाह से कि अल्लाह हमने ये गलतियाँ की हैं, माफ़ कर दे अल्लाह हमें। और अब यहाँ पे कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। वज़ीर आज़म को किसी अदालत में भुगतना पड़ता है, एक आमिर और मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर को भी उसी अदालत के अंदर जाके केस भुगतना चाहिए। आप ज़रूर अस्पतालों में जाएं, आप ज़रूर दूसरी जगहों पे जाएं, लेकिन आप ये भी देखें कि आपकी अदालतों में क्या हो रहा है, कितना बैकलॉग है, कितने केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, हज़ारों लाखों में हैं। गुस्से में कहते हैं कि जब मैं ये नहीं होगा तो मैं ऑरेंज लाइन बंद कर दूंगा। ऑरेंज लाइन पहले ही आपकी मेहरबानियों से बंद रही है, लेकिन अब वो लोग, आपने इतना उनको स्टे दिया है कि लोग आप समझते हैं कि आप भी उसमें जो है वो कसूरवार है। ऐसा लगता है जैसे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालत में अपनी पेशियों से तंग आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुल्क में इंसाफ महंगा है। वकला की फीसें अदा कर करके वो थक गए हैं। काश ये बातें उस वक्त पता होती जब वो वज़ीर आज़म थे, तो इस सब को ठीक कर देते। इतना इंसाफ महंगा है, फीसें अदा कर करके मैं भी थक गया हूँ। काश के उस वक्त पता होता जब मैं वज़ीर आज़म था, मैं इसको ठीक करता। नवाज शरीफ बहुत भोले हैं, हंसी मजाक में बड़े पते की बातें कर जाते हैं। इस्लामाबाद में वकला से खिताब में कह दिया कि इंसाफ बहुत महंगा है, वकला की फीसें अदा करके थक गया हूँ। और इतना इंसाफ महंगा है, मैं भी अपने लॉयर्स की फीसें अदा कर करके मैं भी थक गया हूँ। साबिक वजीर आजम ने यह भी फरमाया कि काश ये बातें उस वक्त पता होती जब मैं वजीर आजम था, तो इस मामले को ठीक कर देता। मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, मुझे पूछे कोई, मैं अब क्या बताऊं आपके सामने। मैं भी देख रहा हूं कि यार इतना महंगा इंसाफ, ये मुझे काश के उस वक्त पता होता जब मैं वज़ीर आज़म था, मैं इसको ठीक करता। कोई नवाज शरीफ को बताए कि जनाब आप एक बार नहीं 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं और इस मामले से बेखबर क्यों रहे। और हाँ, अब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी तो आप ही की जमात के वज़ीर आज़म हैं। नवाज शरीफ अपने सबसे बड़े सियासी हरीफ इमरान खान की शादी की खबरों पर खामोश न रह सके और कप्तान पर तंज के तीर बरसा दिए। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद कहा, इमरान खान जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। वो खुद तो छुप कर बैठ गया है, खातून के घर वाले वजाहतें देते फिर रहे हैं। जो कुछ किरदार सामने आ रहा है अब इमरान साहब का, ये शख्स जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। कितने अफसोस की बात है ये। एक ख़ानदान जो है उसकी इज़्ज़त व नामूस, उसकी हुर्मत को दाव पर लगाकर खुद छुप कर पर्दे के पीछे बैठ गया है, और वो ख़ानदान और उसके बच्चे जो हैं वो वजाहतें पेश कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने तनकीद की तो कप्तान ने भी चुप तोड़ दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ट्विटर पर जवाब दिया, लिखा कि शादी करना चाहता हूँ, कोई बैंक तो नहीं लूटा, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं की। 3 दिन से हैरान हूँ कि मनफी प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है। शादी करना जुर्म नहीं, मैंने कोई राज भारत को अफशा नहीं किया। इमरान खान ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की घटिया मीडिया मुहिम से फ़र्क नहीं पड़ता। हमदर्द दुआ करें कि वो खुशी नसीब हो जाए जिससे मैं महरूम हूँ।